बोलिए। हो गया। वतनी प्रकाशन की तरफ से आज फणीश्वरनाथ रेणु जी को उनकी शताब्दी वर्ष में याद करते हुए उन पर कुछ बात रखने का मुझे आमंत्रण हुआ। मैं आभारी हूँ आपका, और इस समय जो सभी मित्र इस लाइव से जुड़े हुए हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। फणीश्वरनाथ रेणु एक ऐसे लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं जो प्रेमचंद के जाने के बाद जो एक अंतराल था उसको भरते। प्रेमचंद के जाने का 1936 का जो समय है और रेणु का जो अराइवल है, जो इनका आगमन, इनका उदय होता है, वो एक क्रांतिकारी घटना के रूप में भी देखा जाता है। प्रेमचंद का विकास, उनके लेखन का विकास, उनके बाद आने वाले साहित्यकार, कथाकार बहुत सारे हैं, लेकिन रेणु के आने से, रेणु का लेखन सामने आने से एक सीधे जैसे एक परंपरा जुड़ जाती है कि जो प्रेमचंद का समाज था वो अब हमारे सामने नए रूप में आया है। प्रेमचंद के लेखन में जो समाज है वह स्वाधीनता पूर्व का समाज है, वह पराधीन भारत का समाज है। रेणु का समाज स्वाधीनता के बाद का समाज है। लगभग सभी, उनका जो पहला उपन्यास है मैला आंचल, उस मैला आंचल को आप देखिए, 1954 के करीब उसका प्रकाशन होता है। 1947 के बाद उस किताब का आना और उस बीच में उन तमाम रचनाकारों का हमारे बीच होना, जिनमें जैनेन्द्र कुमार अग्गे जैसे विशिष्ट कथाकार हैं, लेकिन उस जमीन के साथ जुड़ाव जिससे प्रेमचंद का जुड़ाव था, कई मामलों में कह सकते हैं कि वो प्रेमचंद से भी बहुत आगे था। रेणु का जो समय है, रेणु के लेखन का जो समय है और उनके लेखन की जो दुनिया है, वो प्रेमचंद के उस किसान समाज की दुनिया से और आगे उस समाज की दुनिया है जो भूमिहीन किसानों की है, जो दरिद्र और अत्यंत विपन्न उस समाज की दुनिया है, जिसमें लालसाओं की भी कोई जगह नहीं है। वो होरी के यहाँ जो लालसा है, रेणु के यहाँ तो लालसा भी खत्म हो चुकी है। ऐसी जिंदगी है। हम अगर ये इस तरह से देखते हैं तो एक जो तेजी से बदलाव हो रहा था, हम लोगों ने आज़ादी के बाद ये समझा कि भारत तेजी से बदल रहा है, और भारत में तेजी से बदलाव को रेखांकित करते हुए हमारे जो समाजशास्त्री हैं, हमारे जो राजनीतिक हैं, हमारे जो सांस्कृतिक आंदोलन के लोग हैं, वो जिस तरह से इसका रूपायन हमारे सामने करते हैं, उससे हमारे अंदर मोहभंग हुआ। आपने कहानी आंदोलन में देखा, मोहभंग की कहानियां थी। तो मोहभंग की इन कहानियों में, जिसमें मोहन राकेश, कमलेश्वर और अनेक साथी, राजेंद्र यादव, इन लोगों का जो लेखन आया वो मोहभंग की कहानी है। उसी समय में फणीश्वरनाथ रेणु का लेखन हमारे सामने है। तो अब रेणु जी का लेखन भी उसी मोहभंग की कहानी को हमारे सामने रखता है, चाहे उनके उपन्यास को देखें या उनकी बहुत सारी कहानियों को देखें। सत्ता, व्यवस्था, समाज का आंतरिक संगठन, मनुष्य की जो अपनी जीवन संबंधी अंतस्संगतियाँ और अंतस्संगतियाँ हैं, इन सब के स्तर पर प्रेम और प्रेम की संवेदना और उसकी रोमानियत, रेणु जी का कैनवास बहुत बड़ा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत भारतीय समाज में जिस बदलाव को हमारे राजनेता संकेतित कर रहे थे, उपलब्धियों के रूप में देख रहे थे,
एक बृहत्तर समाज था जिसको ये लग रहा था कि हमने जो आज़ादी हासिल की है, अब हमें बदलाव की एक नए दिशा की तरफ जा रहे हैं। भारत एक नई दुनिया, एक नए समाज के रूप में हमारे सामने होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। फणीश्वरनाथ रेणु ने देखा कि यहाँ तो जो कुछ भी है, जिसके नाते उन्हें आंचलिक कथाकार कहते हैं लोग, उस आंचलिकता का यही खास था कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। वहाँ पंचलाइट की समस्या है। पंचलाइट आना एक बहुत अचंभे की चीज है। वहां पर किसी भी व्यक्ति का किसी रूप में सामने आना एक विचित्र स्थितियों में हमको पहुंचाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ जो समाज है, वहाँ पर प्रेम की संवेदना, वह भी पंचलाइट का जो गोधन है और उसका जो प्रेम है उसमें कमली से, और वो एक तरह से उसी प्रसंग को लेकर के गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, और गांव से बहिष्कृत होने के कारण वो उपेक्षा का जीवन जीता है। लेकिन अचानक जब पंचलाइट आती है, उसकी जरूरत महसूस की जाती है, तो उसको जलाने का शऊर किसी को नहीं है, और खोदते बीनते पता चलता है कि ये तो गोधना ही जानता है, तो उसको ला करके लोग उसको मना करके ले आते हैं, और इस तरह से चलते। तो अंतर विरोध है। गांव के लोगों की जो एक मासूमियत है, जिसको हम लोग गांव के लोगों के का भोलापन कहते आए हैं, अब शायद वो बात नहीं है। यांत्रिकता विहीन समाज जिसके नाते भारतीय गांवों की पहचान रही है, आज वो गांव नहीं है। वह यांत्रिकता विहीन समाज नहीं है। हमारे गांवों में यांत्रिकता का, तकनीक का सारा प्रभाव पहुंच चुका है, लेकिन वह समाज था। मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों की पहुंच वहाँ नहीं होनी चाहिए। विकास के अगर पैमाने में यांत्रिकता है, टेक्नोलॉजी है, तो उसे वहाँ तक जाना ही होगा। वह मनुष्य की ज़रूरत भी है। लेकिन जो मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति, उसकी मूलभूत प्रकृति, जिससे उसके मन का निर्माण होता है, जिससे उसके स्वभाव का निर्माण होता है, उसका कहीं न कहीं विखंडन होता है। रेणु ने अपने यहाँ के इस पात्रों में इसका वर्णन जिस तरह से किया है, उनकी तमाम कहानियों में देखा जा सकता है। मैं अन्य रचनाओं के माध्यम से इस पर चर्चा करना चाहूँगा। अभी हम सबसे पहले अगर कहानियों की चर्चा करते हैं, तो कहानियों में जो उनकी बहुचर्चित कहानी है तीसरी कसम, जिस पर तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिस पर तीसरी कसम नाम से राज कपूर जी ने फिल्म बनाई थी, और वो हीरामन की कहानी है और हीराबाई की कहानी है। वो एक ऐसे प्रेम संवेदना की कहानी है। अद्भुत है उस फिल्म की निर्मिति, और विस्मित करती है वो कहानी। एक रोमानियत, प्रेम की वो रोमानियत जो तैरती है पूरे कहानी में, प्रेम का एक ऐसा रचाव है जो हीराबाई के साथ और हीरामन के बीच में सिर्फ भावनात्मक संवाद और कुछ ऐसी बातें जिनमें कहीं कहीं प्रेम का प्राकट्य नहीं है। अंत में सिर्फ इतना है कि जब कहानी खत्म होती है तो कहता है कि छोड़ दो ना हीराबाई, तो ये सब काम छोड़ दो, मैंने नाचने गाने का काम छोड़ दो। वो पतुरिया कही जाती है, वो गिरी हुई नज़र से देखी जाती है। इन औरतों के प्रति इस प्रकार का जो एक पुरुषवादी विचार है, उस पर प्रहार करता है। वह जो एक प्रेमी के भाव में एक रोमानियत से सधे हुए विचार के साथ वो हीरामन जो जानता है कि अभी ये हमारे साथ बैलगाड़ी से उतरेगी और फिर चली जाएगी, फिर कभी मिलना नहीं है, लेकिन प्रेम का ये उत्कट भाव उसे वह अस्थायित्व तो देता है, और उसके साथ वैसा गहरा लगाव हो जाता है कि वो कहता है ये सब छोड़ दो ये काम। तो तीसरी कसम को आप देखिए कि हीरामन दुखी है इस बात से कि नौटंकी करने वाली, समाज में इस प्रकार से अपने जीवन को रखने वाली और तमाम सारी इस प्रकार की उन मध्यवर्गीय औरतें या सामान्य निम्न वर्ग के साथ जो सहज रूप से रहने वाली घरेलू औरतें हैं, उनसे अलग इस औरत की जिंदगी क्यों उपेक्षित और अपमानित जिंदगी होती है। हम उसके साथ क्यों नहीं लगाव रख सकते, हमारा जीवन उसके साथ प्रेम में क्यों नहीं बदल सकता।
अकथनीय, यह कहीं उपन्यास में उस कहानी में कहा नहीं गया है, लेकिन संवेदना यही है जो हीरामन की है। एक प्रेम की ऐसी कहानी जिसको पढ़ते और देखते हुए मन में आनंद तो होता है और प्रेम की गहरी रोमानियत का हमें अनुभव होता है। मैं मेरी अपनी समझ से एक बड़ी प्रभावशाली कहानी है, वह है नैना जोगन रेणु की। नैना जोगन एक ऐसे औरत की कहानी है। रेणु जब थे तो विमर्शों का दौर नहीं था, अस्थि के बाद विमर्शों का दौर आया है, जिनमें आप स्त्री विमर्श या दलित विमर्श या आदिवासी विमर्श या पसमानदा विमर्श, इन विमर्शों के दायरे में हम अपनी सारी बात, हमारा चिंतन चल रहा होता है। लेकिन जब आप रेणु के समय में थे, प्रेमचंद के समय में थे, ये विमर्श नहीं थे, लेकिन स्वभावतः ये बातें आईं। रेणु ने उन स्त्रियों का वर्णन किया है जो अपने समाज में तिरस्कृत हैं, अपमानित हैं, लांछित हैं, लेकिन उनके अंदर जीवट है, वो समाज से लड़ने का दम रखती हैं, वो दो हाथ करने का मादा रखती हैं। नैना जोगन में जो रत्ना है, वो रत्ना गांव की एक ऐसी भरेश लड़की है, उसके रूप लावण्य में कमी नहीं है, उसका रूप यौवन, उसका लावण्य कहीं से कम नहीं है। लेकिन वर्णन होता है कहानी में तो शुरू में वो खेत में बैठी हुई है और गाली बकती है, धारा प्रवाह गाली बकती है, किसी को देख लेती है और उसके मुंह से भद्दी भद्दी गालियां निकलती हैं। और अगर किसी की बकरी खेत में घुस गई तो कुछ भी, उसका कोई कर्म नहीं छोड़ती। तो उस पूरी कहानी में आता है कि उसके साथ छोटी सी उम्र में गांव के जमींदार ने, बूढ़े जमींदार ने उसके साथ बलात्कार किया था, और इस बलात्कार की पीड़ा को वो और उसकी माँ दोनों महसूस करते हैं। उसको, उस अपमान को अपने अंदर पालते हैं, उसको वो जहर की तरह पीते हैं, लेकिन वो एक सामाजिक बैरी के रूप में आने लगते हैं। मुझे कहानी को पढ़ते हुए वो फूलन देवी याद आती है, जिसके साथ एक सामाजिक व्यभिचार किया गया और उसका प्रतिशोध उसने लिया। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो उसके पक्ष में और इधर विपक्ष में भी जा सकते हैं, मैं उसकी बात का एक प्रसंग मात्र करता हूँ कि एक प्रतिशोध उस औरत के अंदर, उस रत्ना के अंदर है। उसकी शादी नहीं होती, वो किसी से शादी नहीं कर सकती, लोग उसके बारे में तरह तरह के वो करते हैं, उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कहानी में जो नैरेटर है, नैरेटर जब गांव आता है तो उसे सुनता है और सुनते हुए कहता है कि मुझे वो गालियां कुछ इस तरह से लगती हैं जैसे मैं रेडियो सुन रहा हूँ, और अपने कानों में बड़े आराम से उसे प्रवेश करने देता हूँ। किसी को गाली दे रही है, धारा प्रभाव को सुनता है। और ये सब होते होते सारी चीजें बदलती, कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में ये होता है कि अब वो जो नरेटर है वो कहता है कि मुझे भी लक्षित करने लगी, और जिसको पकड़ लेती थी उसको छोड़ती नहीं थी, उसका भरपूर अपमान करती थी। इसने सोचा कि मैं इसको ठीक करके रखूंगा, लेकिन कहानी में एक बदलाव का संकेत होता है। वो रत्ना का जब एक स्थान पर दोनों का संवाद होता है, वो नरेटर और रत्ना दोनों बात करते हैं, तो कहते हैं कि तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो। नरेटर कहता है तुम मेरे घर में हड्डियां फेंकवाती हो, ढेले फेंकवाती हो, गाली दूर से गालियां बकती हो, मुझे अपमानित क्यों करती हो। उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरा कोई कर्म छोड़ा, मेरे बारे में कोई ऐसी गंदी बात जो नहीं रही तो तुम लोगों ने कही कभी किसी का तुमने मुंह रोका। तुमने और हमने इन चीजों के बारे में कभी सोचा कि मेरे गांव की एक जवान औरत है, उसकी भी शादी होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुमने मेरी माँ का दूध पिया है 6 महीने तक। मेरी माँ ने जब पैदा किया तो तुम्हें 6 महीने तक पोसा, लेकिन क्या उस दूध की रिश्तेदारी नहीं बनती हमसे, तुमसे। इस तरह की बातें हैं उस कहानी में, और ये उस नरेटर को कहीं न कहीं से प्रभावित करती है।
और वो बदल जाता है। दोनों के बीच एक संवाद, जो एक जंडाइल किस्म की औरत है, उस औरत को मोड़ने में वह नायक, जो पात्र है वो सफल होता है, उसको शहर में ले आता है और शहर में ला करके उसके साथ वो कहता है कि मुझे दिखाओ। उसकी शादी हुई, बीच में उसकी शादी जबरदस्ती हुई। बड़ा दिलचस्प है कि नैना जोगन में जब उस लड़की की शादी नहीं होती है तो कहीं घूमता फिरता एक नौजवान लड़का आता है, तो उसकी माँ ने घर में उसको बुलाया, खाना वाना खिलाया और रात में जबरदस्ती उसको बलात् सिंदूर दान दिया, कहा इसको लो, इसका सिंदूर भरो, वरना मैं अभी हल्ला मचाती हूँ, घर में चोर घुसा है। इस तरह की दबंग है माँ बेटी दोनों, और शादी करती हैं, लेकिन वो जो पुरुष है वो इस लायक नहीं है जिससे उस स्त्री को संतुष्टि मिले, वो अतृप्त रहती है। एक तरह की यौन अतृप्ति का भाव, और यौन अतृप्ति के साथ उसके अंदर संतान की कामना है। इन सारी बातों को नैना जोगन में उठाया गया है एक दिलचस्प कहानी के साथ। इसे वर्णित करने में रेणु जी ने जिस तरह की प्रस्तुति और अपनी भाषा और संवेदना का वहाँ ये चित्रण किया है, तो अकथनीय है, वो मनोरम है। मनोरम से मेरा मतलब यह नहीं है कि ये एक त्रास है, ये हमारे समाज का त्रास है। उस कहानी में जो एक पाठ है, और उस पाठ को जिसे हम कहते हैं कि वो रीडर रिस्पॉन्स है, एक पढ़ने वाला व्यक्ति उसको पढ़ते हुए जिस तरह हृदयंगम कर सकता है, रेणु की समस्त कहानी के साथ है। लेकिन रेणु का जो पाठकीय संसार है वो कुछ अलग होता है। रेणु को इस रूप में देखते हुए हम उनकी दूसरी कहानियों को भी देख सकते हैं। लाल पान की बेगम बेहद गरीब घर की कहानी है। वो जिनके पास बैल तो है, बैलगाड़ी नहीं है, और कहीं दूर नाच देखने जाना है, और नाच देखने के लिए पूरा परिवार तैयार है, और गृहस्वामी जो है वो नाच देखने के लिए बैलगाड़ी ले आए और बैलगाड़ी का इंतजाम नहीं होता, और यहाँ सब मीठी रोटी बना के बैठे हुए हैं, तैयारी हो रही है, और गांव में बहुत सारी चीजें। लेकिन किसी तरह जब देर रात बैलगाड़ी मिल जाती है और वो लेकर के गृहस्वामी आता है, लगभग रात पूरी होने को है, आधी रात होने को है, और फिर उदास मन घर की स्त्री और बच्चे वो फिर से धीरे धीरे अपना मन तैयार करते हैं, पूरे गांव भर के लोगों को लेकर चलते हैं। तो कहानी में भी अभूतपूर्व वर्णन है कि किस तरह से वो जो गांव का एक आदमी है, जंगी जंगी जो गांव में खासा प्रभाव रखता है, उसकी वो उसके प्रभाव और दबाव दोनों में गांव के लोग रहते हैं, लेकिन उन सबको वो संतुष्टि मिलती है कि हम सबको ले करके चल सकते हैं और सबके साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये पात्र लाल पान की बेगम अपनी पत्नी को, जब दोनों खुश हो जाते हैं, नाच देखने जा रहे हैं, बैलगाड़ी पर बैठे हुए हैं, पहुंचे नहीं, कहानी में नाच देखने पहुंचने का वर्णन नहीं है, कहानी में नाच देखने जाने के लिए गांव से निकलते हुए वर्णन है। और उसमें एक स्थिति में जो गृहस्वामी है और जो की पत्नी है, उन दोनों को एक दूसरे के बीच एक मनोवैज्ञानिक तरीके से जो प्रभाव होता है, एक कहीं एक रोमानियत पति पत्नी के दाम्पत्य में, और वो कहती है तुम लाल पान की बेगम हो, तो उसको लाल पान की बेगम की संज्ञा देता है। तो ये लाल पान की बेगम कोई बेगम नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी में भी कहीं इस तरह के मनोभाव होते हैं जिससे वो अपने को उसी रूप में देखना चाहता है। उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं। तो बहुत सारी कहानियों को लेते हैं हम लोग। रसप्रिया कहानी को एक पसंद के रूप में जानते हैं। एक कहानी बहुत दिलचस्प है, उसका ठेस नाम से कहानी है, हम बहुत कम पढ़ते हैं उसको। ठेस को आप पढ़िए। ठेस में गांव में एक बिनाई करने वाला, जो चटाई जिसको चिक कहते हैं, गर्मी के दिनों में टांगते हैं, और ऐसे भी उससे हवा नहीं लगती, उससे गर्म हवा नहीं लगती, तो चिक को, तो उस लड़की की शादी है जो गांव का बड़ा आदमी है, और उसके घर में तो जाता, कहता है मेरे लिए भी चिक क्या ऐसी बना दोगे, वो तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो घर आकर के हाँ बेटी तुम्हारे लिए मैं चिक बनाऊंगा, चिक बनाने लगता है, तो घर की एक बूढ़ी महिला है
जो बार बार उसको टोकती है, तुम काम करते हो, तुम इतना वो करते हो, तुम खाते हो, तुम इतना कितने काम कर पाए, बार बार टोकती रहती है। तो जैसे लगता है उसने मेहनताने पर रखा है और वो उसकी बातों को सुने। अंत में कहता है कि ऊब करके एक दिन अंत में कि लो मैं नहीं बीनता ठीक, तुम इतना बड़बड़ करती हो, छोड़ के चला जाता है। घर जाता है तो उसको दुख होता है कि मैंने उस लड़की से कहा था कि ठीक दूंगा, लेकिन जो ये दूसरे घर की महिला के बारे में क्या कहें, उसके बारे में तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। हमें उसका बुरा क्या मानना, मैं तो बिटिया को ठीक दे दूंगा। ठेस लगी हुई है, लेकिन ठेस के बावजूद एक छोटी सी लड़की के प्रति, उस जमाने में जो भी छोटी उम्र रही हो कि शादी होनी है, मैं इसको ठीक दूंगा। वो घर बैठे बैठे बीनता है, शादी में तो आना नहीं है। लेकिन जब उसकी विदाई होती है, वो जाने लगती है, तो वो दौड़ करके ट्रेन पर जा करके उसे चिक भेंट करता है। ये एक ऐसी कहानी जो एक गरीब आदमी के मन में उसका स्वाभिमान है, जो पैसों के लिए नहीं करता, जो अपने संबंधों के लिए, जो उन संवेदनाओं के लिए जीता है, जिससे मनुष्य का परस्पर संबंध, उसका साहचर्य, उसकी सामाजिकता विकसित होती है। साथियों, मैं दो उपन्यासों की चर्चा करना चाहूँगा। हम लोग मैला आंचल और पत्ती पर कथा की बात तो करते हैं, लेकिन खास है कि जिनमें कितने चौराहे और कलंक मुक्ति। कितने चौराहे उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जो 1966 में लिखा गया। वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले उन युवाओं की कहानी है जो पूरे उत्साह और उमंग के साथ शामिल होते हैं। लेकिन यह उन विडंबनाओं का भी जिक्र इन कहानियों में दिखाई पड़ता है, यहाँ पर दिखता है, जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार में अधिकांशतः रहा होगा, ऐसी संभावना है, कहानी उसका वर्णन करती है। जैसे एक प्रसंग है उसमें कि कचहरी पर 1942 का प्रभाव है, गांधी जी का आह्वान है, लोग जुलूस में निकले हुए हैं, झंडा जो है जो लेकर के जा रहा है, गोली लगती है और उसको पकड़ लेता है दूसरा नौजवान, और पकड़ने के साथ जो जो बच गया गोली से, उसको नीलू नाम की महिला है, वो भी क्रांतिकारी है, और उसको पकड़ लेती है। उसके बाद दोनों के बीच और संबंधों में, उन क्रांतिकारियों के बीच का एक संबंध जो है, उसको वीर बालक के रूप में बताता है। वह क्रांतिकारी जो उस उपन्यास में मनमोहन के नाम से है, और उसी में जो सहाय गोली से गिर गया था, उसकी माँ शरबतिया बहुत ही आहत होती है। उसको सपना दिखाई पड़ता है, एक जटाधारी बाबा आए हुए हैं और मेरे गोद में एक बच्चा है, उसे वो छीन रहे हैं, लेकिन वो नहीं देती है। मांग रहे हैं और वो नहीं देती है, और वो जटाधारी बाबा उस बच्चे को छीन लेता है। उपन्यास का ये दृष्टांत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जटाधारी बाबा कौन है? वो बच्चा, उसे लेना और न देने पर उसे छीन लेना, एक बड़ी समस्या उन दिनों में थी। हम त्याग, समर्पण, बलिदान के नाम पर तो स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वालों को देखते हैं, लेकिन उन परिवारों की वह त्रासद स्थिति नहीं देखते जिसमें उनका सब कुछ खो रहा था। अभी तक प्राकृतिक आपदाओं के नाते लोग खत्म हो रहे थे, महामारियों से मरते थे, किसी और कारण से मरते थे, युद्ध भूमि में मरते थे, लेकिन अब ये स्वाधीनता आंदोलन के कारण जो हो रहा था, उसको उन्होंने माना कि अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मनमोहन जो गोली लगने से शहीद नहीं हुआ था, वो पूरे उपन्यास में लगभग परेशान था है कि अगर मैं आज शहीद हो गया होता तो देश के लिए मेरा नाम होता। याद रखना चाहिए कि ये जो उपन्यास है, ये एक क्रांतिकारी युवक के नाम से रेणु जी ने समर्पित किया है। ध्रुव, मैं याद आता है तो उसका जिक्र करूंगा। लेकिन शरबतिया को जटाजूटधारी बाबा का स्वप्न आना गांधी जी की तरफ इशारा करता है, जिनके आह्वान पर सारे नर नारी, नौजवान
निकल पड़ते थे स्कूल में, घंटा बजा करके लोग छुट्टी करके बाहर आ जाते थे और इस तरह वो या तो जेल जाते थे या मारे जाते थे, लाठी गोली के शिकार होते थे। इन सारी विडंबनाओं को जो परिवार सहता था, उस परिवार की तरफ से भी कहीं न कहीं एक भाव और संवेदन है जिसको रेणु जी ने रेखांकित किया। इन स्वाधीनता सेनानियों के प्रति घर में जो एक दुख व्यापित हो रहा था, किसी का बेटा खत्म हो रहा था, किसी की बहन, किसी का पति, इन स्त्रियों की जो ये पीड़ा थी, इसका वर्णन उन आदर्शवादी मूल्यों से हट करके है जिसमें केवल त्याग, समर्पण और बलिदान की बात कही जाती है। ये एक यथार्थ है जो नैसर्गिक रूप से हमारे सामने आता है, जिसका महत्व है हमारे जीवन के लिए। इसी प्रकार हम जुलूस उपन्यास का जिक्र करना चाहेंगे। जो जुलूस उपन्यास वो 1965 में आया था। ये उस त्रासदी पर लिखा गया है जो भारत विभाजन की त्रासदी पर है। आश्चर्य की बात है कि भारत विभाजन पर लिखने वाले भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार और इस इलाके के लोग कम हैं, लेकिन रेणु जी ने लिखा। ध्यान देना चाहिए कि जो विभाजन है, ये विभाजन दो दिशाओं में हुआ। एक तो ठीक उधर पंजाब और कश्मीर की तरफ से, यानी जो पाकिस्तान का उधर से विभाजन था पश्चिम का, और दूसरा विभाजन जो पूरब की तरफ था। पूरब की तरफ यानी बंगाल की तरफ का जो विभाजन था, और वहां से जो लोग शरणार्थी के रूप में आ रहे थे, जिनका विस्थापन हो रहा था, उनकी भी अपनी पीड़ाएं थी, उनका भी अपना संकट था। इन सब के साथ उसमें पवित्रा चटर्जी की कहानी है। पवित्रा चटर्जी उसकी नायिका है और उसके साथ इस तरह की विडंबनाओं को हम लगातार देखते जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो जो विस्थापन के बाद आए हुए लोग हैं, जिनको यहाँ अररिया जिले की कहानी है और वहाँ पर उसको मिला हुआ है निवास। वो चाहती है कि अब तो हम वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, अब यहाँ की ज़मीन, यहाँ के खेत, यहाँ के नागरिक, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के लोगों के साथ हम मिलजुल करके रहें। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन इन चीज़ों में वो पूरी तरह उसका, वो तो चाहती है, लेकिन बाकी शरणार्थी जो आए उन सब के साथ उसका वो मनोभाव नहीं हो पाता। लेकिन एक विडंबना के तहत वो चलती है और कहानी में अपने तरह के अंतर्विरोध सामने होते हैं। और वो एक युवक से उसका, वो पत्रकार है और उससे उसका प्रेम होता है, और उस प्रेम के बाद उन सारी चीज़ों में एक बदलाव सा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उपन्यास इस बात को रेखांकित नहीं करता है, लेकिन जुलूस तय कर देता है कि विस्थापन से और उसकी त्रासदी से जूझते हुए लोग केवल वही नहीं है, वो हमारे पूरे भारतीय समाज में उत्तर में प्रकार से पूरब में भी है। और बंगाल का ये उपन्यास इसलिए भी हमें विशिष्ट लगता है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है, इस पर लिखने वाले लोग कम हैं। और हिंदी में तो मुझे लगता है अकेले रेणु जी हैं जिन्होंने जुलूस उपन्यास, आज वो उपन्यास और उसकी जो विडंबनाएं हैं वो हमारे सामने है। आज भारत में शरणार्थी को लेकर के एक सवाल उठा हुआ है कि जो बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, नागरिक अधिकार का सवाल बड़ा है, CAB और CAA और CAB का इस सारा जो इधर का आंदोलन रहा है नागरिकता अधिकार को लेकर के, शरणार्थियों को लेकर के, विभाजन के उपरांत आए हुए हिंदू और मुसलमान और न जाने कितने, ये तो हिंदू थे। आज भी ये आसाम और बिहार के बीच में इन लोगों का जो पुनर्वास हुआ था, ये उस समस्या को सन 1965-66 में रेणु जी ने लिखा। वो समस्या थी जब वो आए थे, यहाँ बसे थे, बसने के बाद उन्होंने अपने को पूरी तरह यहाँ का स्थानीय नागरिक लगभग बनाया, परिवर्तित किया, उनकी पीढ़ियाँ गुजरी। आज इस समय के लिए यह जुलूस उपन्यास बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरह की चर्चा के बाद मैं उस कलंक कथा की बात करूंगा। कलंक मुक्ति उपन्यास दरअसल दीर्घतपा उपन्यास के रूप में, दीर्घतपा उपन्यास ये 1963 में आया था।
लेकिन कहीं उसमें प्रकाशक के साथ कुछ कठिनाइयाँ थी उसे लेकर के, और वो फिर स्थगित रहा। बाद में ये रेणु जी के मरने के बाद सन 77 में रेणु जी का निधन होता है, और ये ख्याल से 50 83 84 इस तरह का समय है जिसमें ये छपता है। और कलंक मुक्त के नाम 1986 में आता है, कलंक मुक्ति के नाम पेपर बैग्स में ये उपन्यास आता है। ये कलंक मुक्ति क्या है? रेणु जी के जो अब तक के प्रसंग रहे उनसे थोड़ा हट करके है। ये उन स्त्रियों के जीवन की कहानी है जो परस्पर ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा में जी रही होती हैं और एक दूसरे के बारे में एक अलग तरीके की राय रखती हैं। ये उपन्यास उस बेला गुप्ता नाम की नायिका पर है। बेला गुप्ता उसी पूर्णिया जिले की एक क्रांतिकारी महिला है, और उसकी ज़रूरत उसका एक दोस्त है। वो उसे कहता है कि देश को, भारत माता को क्रांतिकारी युवाओं की ज़रूरत है, और वो अपने आवेश में बेला गुप्ता कहती है अपना अंगूठा काट के मेरा खून ले लो, और दस्तखत करके देती है। और इसके साथ ही वो चला जाता है, और बेला को लेकर के उस आंदोलन में शरीक होता है। और आगे बढ़ते हुए एक स्थिति में होता है कि हम पेशावर चलेंगे। पेशावर जाते हैं। पेशावर में एक होटल में रुकते हैं, और उस होटल के कमरा नंबर 16 में मीटिंग होती है। और मीटिंग में वहाँ का जो एक क्रांतिकारियों को हथियार देने वाला जो व्यक्ति है वो अफरीदी, उस अफरीदी से इसकी भेंट कराता है। उसका साथी अफरीदी बेला के साथ बलात्कार करता है, और इसके बाद जो साथी उसको लेकर के गया था वह भी उसके साथ बलात्कार करता है। इससे बेला टूट जाती है। बेला के मन में क्रांति के जो आदर्श हैं, स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़ने का जो जज्बा है वो मर जाता है। उसने समझ लिया कि धूर्तों के बीच वो फंसी हुई है, और इस धूर्तता से वो अपने को मुक्त करती है। वो पूर्णिया में आकर के फिर इससे एक हॉस्टल में, वीमेंस हॉस्टल, जिसको रमला बनर्जी चलाती हैं, उसमें वो काम करती है, और रमला बनर्जी के साथ रह करके वो स्त्रियों के लिए, निराश्रित स्त्रियों के लिए वीमेंस हॉस्टल में लगी रहती है। रमला बनर्जी मर जाती हैं। रमला बनर्जी के बाद एक आनंदी नाम की महिला, या ज्योति आनंद ऐसा कुछ नाम है, वो आती हैं, लेकिन वो बेला को पसंद नहीं करती। बेला कर्तव्यनिष्ठ महिला है, एक वास्तविक सेविका के रूप में उस हॉस्टल में लगी हुई है, काम करती है, तत्पर है, समर्पण है उसके अंदर, लेकिन उसे फंसाया जाता है। कभी दवाइयों के नाम पर, कभी अन्य वस्तुओं के नाम पर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, और इल्ज़ाम लगते हैं, और उसके ऊपर यह भी लगता है कि इन लड़कियों को, इस हॉस्टल की लड़कियों को ये चकला घर के रूप में चलाती है। इतना बड़ा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगता है, और उसे जेल की सज़ा हो जाती है। बेला जब जेल से छूटती है, जिन आदर्श मूल्यों के साथ उसने अपने जीवन यौवन का और प्रारंभ किया था, जिसमें स्वाधीनता संग्राम में वो शामिल हुई, वो सारा स्वप्न उसका धराशायी हो चुका था। वह आपस में ही जिन अंतर्संगतियों का शिकार हुई थी, जिस तरह के लोग उसके साथ आए संपर्क में, उससे उसका मनोबल टूटा, और वो उसका जीवन एक त्रासद और कारुणिक अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वो लगभग अपने को उसी रूप में ले जाती है। बेला गुप्ता की ये कहानी कलंक मुक्ति, हम बहुत कम लोगों के बीच में इसकी चर्चा होती है, लेकिन इन चीज़ों को हमें देखना होगा। तो रेणु के यहाँ का जो कथा संसार है, जो उनके लेखन की दुनिया है, जिस तरह से उन्होंने मूल्यों को उठाया है, भावनाओं को जिस तरह से उन्होंने रेखांकित किया है, एक खास कारण ये हो गया कि उनको हम लोगों ने आंचलिक कथाकार के रूप में माना। प्रेमचंद के बाद रेणु का व्यक्तित्व तो उसी तरह से है जैसे प्रेमचंद का। प्रेमचंद का जो रचनाकार जितना बड़ा है, उसे किसी मामले में कम नहीं है। मैला आंचल प्रथम कृति है,
और जिसके आते ही रेणु को वो लोकप्रियता मिल जाती है। उनकी पहली किस्त ने ही उनको वो प्रसिद्धि दिलाई। लेकिन मैला आंचल से मेरीगंज के गांव का वो वर्णन, आज़ादी के बाद के उस समाज का वर्णन है, गांव में उस राजनीति का वर्णन है, उस घात प्रतिघात का वर्णन है, उस विकासहीन समाज की कथा है, उन विडंबनाओं की कथा है। वो सारी बातें जो होनी चाहिए उसका वर्णन है वहाँ। वो दर्शाता है कि हम विकास की बात करते हैं लेकिन वह नहीं है, और उनको आंचलिक कथाकार के रूप में एक वर्ग में डाल के रख लिया जाता है। ये आंचलिकता क्या है और इस आंचलिकता को हिंदी कथा साहित्य में किस प्रकार व्याख्यायित किया जाए, आज भी एक भ्रम बना रहता है। मैं कहना चाहूँगा कि जो हम लोग एक सबाल्टर्न डिस्कोर्स की बात करते हैं, उस सबाल्टर्न को बहुत पहले हम रेणु जी में ठीक देख सकते हैं। जिस प्रकार प्रेमचंद के यहाँ वो स्त्रियाँ, वो दलित अपने तरीके से, उनका एक समाज हमें दिखाई पड़ता है और उनके प्रति एक स्वानुभूति और सहानुभूति की जो बात होती है उससे ऊपर उठ करके प्रेमचंद का लेखन दिखाई पड़ता है। रेणु जी के यहाँ भी वही है। रेणु खुद भी सबाल्टर्न थे, उस सोसाइटी से आते थे। रेणु पूर्णिया जिले में फारबिसगंज में जिस औराही हिंगना के रहने वाले हैं, वहाँ के वो धानुक समाज के हैं। धानुक एक अत्यंत दलित पिछड़ा समाज है जिससे वो आते हैं। उन्होंने जीवन को देखा था, भोगा था उस दुख को, वो भोगे हुए जीवन को उसी रूप में देखते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं वो उनके रचना में आता है। और उनके यहाँ भूमिहीन, जैसा मैंने कहा, भूमिहीन किसानों की कथा, जिसके लिए उनका उपन्यास अगर पढ़ती परिकथा आप पढ़ें, जो भारत में जमींदारी सामंती जमींदारी प्रथा के अंत का एक लेखा जोखा है पूरी तरह से। और भूमिहीन किसानों के जागरण का समय है, वो भूदान आंदोलन भी आता है और वो सारी चीजें आती हैं कि परती और परिकथा दो चीजों में, दो हिस्सों में उसको बांट करके देखा जाता है। तो रेणु जी का जो ये कैनवास है इनके लेखन का, इस पूरे में हम अधिकांशतः पाते हैं कि रेणु को हमने आंचलिक कथाकार के रूप में सीमित किया। जो नई कहानी आंदोलन और समानांतर कहानी आंदोलन के दौरान हमारे बीच रचनाकार आए, उनके समानांतर भी रेणु का लेखन चल रहा था, और रेणु का लेखन किसी भी रूप में ज़्यादा हम तुलना नहीं करना चाहते, लेकिन ये कहना चाहते कि श्रेयस्कर है, ज़्यादा वो जमीनी सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है, वो मध्यवर्गीय चेतना है। नई कहानी आंदोलन में, समानांतर कहानी आंदोलन में, और भी जो कहानीकारों ने हमारे अलग रूप से अपना काम किया, उन सब में वो मध्यवर्गीय संवेदना है। किसान जीवन तक पहुंचने की कुछ एकाध कोशिशें हुई, लेकिन कुछ खास आदमी, जो हाशिए का समाज है, जिसमें रसप्रिया को आप पढ़ लें, आप पंचलाइट को पढ़ लें, आप लाल पान की बेगम को देख लें, आप नैना जोगन को देख लें, किसी को भी आप पढ़ेंगे, वो तीसरी कसम उस मारे गए गुलफाम को आप देखें, ये सारी कहानियाँ हाशिए के समाज को ही रेखांकित करती हैं। आप उन उपन्यासों को जिनका मैंने जिक्र किया सिलसिलेवार देख लें, तो सब जगह वो उपाश्रयी समाज, जिसको हम सबाल्टर्न सोसाइटी कहते हैं, हाशिए का समाज कहते हैं, रेणु के यहाँ बहुत पहले से है। और पूरे जैसे लगता है कि रेणु का जो लेखन है उस प्रबोधन से हमको जोड़ देता है, जिसके साथ अभी जरूरत है भारतीय समाज को ठीक से समझने की। उनका आह्वान है उनके लेखन में। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी लाइट नहीं जानी है, इनको रेलगाड़ी का नहीं पता, इनको तुम्हारे विकास के तमाम चीज़ों के बारे में आज नहीं पता। केवल ब्रिटिश उपनिवेश के दौर में अगर आप ये जिम्मेदारी थोपते हैं, तो आज़ादी के 10 साल बाद आप खुद की जवाबदेही तय करिए। इस तरह व्यवस्था के साथ एक प्रासनिक लेखक है, एक प्रश्नकर्ता लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, और उन समस्याओं को रेखांकित करता है। लेकिन इस रेखांकन का ये मायने नहीं होता कि हम उन्हें आंचलिक कथाकार के रूप में सीमित कर दें। मेरा मानना है कि प्रेमचंद के बाद भारतीय यथार्थ का, उस यथार्थ का जिसका ये देश सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है, उन बड़े समाज के लोग
जिसमें दलित और बड़ी संख्या में पिछड़े और वो सब लोग आते हैं, जिनमें गरीबों की एक बड़ी संख्या है। इस अविकसित देश, उस विकासशील देश की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उस अविकसित भारत की बात कर रहे हैं जिसमें सर्वाधिक हमारा नागरिक था। उस नागरिक का वर्णन इसमें हुआ। तो रेणु को अगर हम प्रेमचंद की परंपरा के लेखक से हटकर यह भी कहते हैं कि उन्होंने नया प्रस्थान बिंदु तय किया, उन्होंने उन लोगों के लिए, जैसे हम आज आदिवासियों के लेखन को, उनके समाज को ज़्यादा अलग तरीके से देखना चाहते हैं, रेणु वह पहला स्वर है जिसके द्वारा एक बड़े वितान पर उस समाज को स्वर दिया गया है जिनके बारे में कोई चर्चा कभी नहीं रही। तो साथियों, इसके हिसाब से एक और रचना की चर्चा करते हुए मैं पलटू बाबू रोड एक है 1979 में ये आई थी। पलटू बाबू रोड मुझे एक चटायर जैसा लगता है, एक व्यंग्य रचना जैसा लगता है। पलटू बाबू रोड कोई सड़क नहीं है। पलटू बाबू रोड सीधे तौर पर एक ऐसी कृति है जो एक विलासिता का जीवन जीने वाले व्यक्ति के आराम के उन इच्छाओं का है जो समाज को अपने हिसाब से भोगना चाहता है। वो पलटू बाबू रोड नहीं, जीवन की वह पद्धति जो उसके लाइफ वो उसकी जीवन रेखा तय करती है, वो वह सब करना चाहता है जो जिससे जीवन की भौतिकता का, उसकी आकांक्षा का और तमाम इस तरह की भावनाओं का वो अपने उपयोग कर सके। उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसके बारे में उसकी अनुभूति सजल हो सके। लेकिन पलटू बाबू रोड एक कमजोर रचना भी है इस रूप में। वो भले ही व्यंग करती है, लेकिन व्यंग के साथ साथ ये जरूर लगता है कि पलटू बाबू रोड में जो उनका नाम कमला या इस तरह का मैं बताना चाहूँगा, पलटू बाबू रोड का जो पात्र है अमलेंदु राय। अमलेंदु राय जिस प्रकार का एक व्यक्ति है, वो उसके पास कोठी है, फूल की बागान है, बागों से उसको आमदनी होती है, खूब पैसा है, तो ठेकेदारी करता है, लेकिन इस पैसे का उपयोग वह विलासिता के लिए ही करना चाहता है। वो खाने पीने, मौज उड़ाने और स्त्रियों के साथ भोग विलास आदि में ही अपने जीवन की सारी तृप्ति समझता है। और यह पूरा उपन्यास राय परिवार की उस घटनाक्रम में एक और प्रसंग आता है। एक अत्यंत पतनशील मनोवृत्ति जो किसी मध्यवर्गीय परिवार में लक्षित की जा सकती है, हर परिवार में नहीं, कुछ परिवार। एक ऐसा मध्यवर्गीय परिवार जो अपनी पतन गाथा रच रहा है। वो अपने घर की स्त्रियों को भी इसके लिए, पैसे के लिए बाहर भेजता है। रूप और यौवन का व्यवसाय उसने पैसे किया। ये अजीब है कहानी। और उसमें दिखलाता है कि नव्य सुविधाभोगी वर्ग के उदय, ये जो नए सुविधाभोगी वर्ग हमारे सामने आए, उन्होंने पैसा पाने के लिए हर तरह के रास्ते अपनाए और यही उनका रोड है, इसी पर उनकी जिंदगी को चलना है, इसलिए वो पलटू बाबू रोड है। पलटू बाबू यानी जीवन मूल्यों से जो पलट चुका है, जिसका जीवन के आदर्शों से कोई लेना देना नहीं है, जिसका सामाजिकता के प्रति कोई सरोकार नहीं है, वो केवल अपने भोग और विलासिता के प्रति ज़्यादा अपने को जवाबदेह समझता है, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मूल्यवान समझता है। तो मित्रों, इन सारी बातों के साथ मैं रेणु जी को और उनके विचार को आपके समक्ष रख सका, लेकिन विचारों के स्तर पर चर्चा करने के लिए हमें और व्यापक वह चाहिए। लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था में जिस तरह सरकारी आंकड़ों को लेकर विकास की दर, और वो नेहरू युग था, आज भी हम नेहरू युग की बात करते हैं, सचमुच नेहरू का युग नए भारत के निर्माण का युग है, लेकिन विकास की वह किरण, भारतीय योजना आयोग, उसके तमाम कार्यक्रम, उन सब
का कार्यान्वयन जिस प्रकार होना चाहिए था नहीं हो रहा था, और हालांकि उसकी रफ्तार धीमी थी, फिर भी उनको पहुंचना वहां तक था, लेकिन पहुंच में बहुत वक्त लग रहा था। हम लंबी लड़ाई के बाद आज़ाद हुए थे, और आज़ादी के साथ हमारे मन में एक उत्साह था, एक उमंग थी, और वो उमंग और वो उत्साह दब रहा था, जिसके कारण फणीश्वरनाथ रेणु और उनके कथा पात्रों में, उनके उनके कहानी या उपन्यासों में आए हुए घटनाओं में हम इसकी आवृत्ति देखते हैं। रेणु ने भी ठीक उसी तरीके से अपनी बात कही थी जिस तरह से प्रेमचंद के यहाँ होरी, गोदान का नायक जो होरी है, वह एक सामाजिक मूल्य है, और व्यक्ति नहीं है। वह सामाजिक मूल्य जो संघर्षशील है, जिसके सामने जीने की जद्दोजहद है, जो धर्म और मर्यादा के बीच लड़ रहा है। और उनके ठीक बाद अज्ञेय का एक चरित्र है शेखर। शेखर एक जीवनी उपन्यास के हवाले से, शेखर जब समाज नहीं है, शेखर एक व्यक्ति है, और व्यक्तिवादी लेखक हैं। तो प्रेमचंद के बाद जिस तरह से व्यक्तिवाद हमारे भारतीय साहित्य में दिखाई पड़ता है, उस भारतीय साहित्य में उभरते हुए व्यक्तिवाद को खत्म करने का, वो घटाटोप से लोगों को अलग करने का श्रेय रेणु को ही जाता है। रेणु ने जिस प्रकार से उस त्रासद जिंदगी का वर्णन किया है, जो हमारे देश का वास्तविक समाज, जिसके भरोसे हम, वह श्रमजीवी समाज है, जिसकी मेहनत पर ये पूरा देश, ये पूरा समाज चलता है, उन्होंने उसकी कथा उठाई। तो वो भी एक सामाजिक परिदृश्य हुआ। तो रेणु के यहाँ ये सारी बातें आती हैं। रेणु के यहाँ पूरी तरह से समाजवादी आंदोलन, सोशलिस्ट मूवमेंट आता है, उनके यहाँ कांग्रेस भी आता है, उनके यहाँ गांधीवादी प्रभाव भी आता है। उन सारी चीज़ों को, उनकी विभिन्न घटनाओं में जिनका वर्णन उनके कथा साहित्य में हुआ है, आप देख सकते हैं। मैला आंचल में भी देख सकते हैं, और दूसरे अन्य उपन्यासों में भी देख सकते हैं कि गांधी का प्रभाव, यानी गांधीवादी विचार, चरखा काटने का प्रभाव से लेकर के भूदान आंदोलन का प्रसंग, सोशलिस्टों की अपनी बातें, गांधी की हत्या के ठीक बाद सन 1954 में मैला आंचल लिखा गया है, और उस उपन्यास में गांधी की वो छाया दिखाई पड़ती है, वो शहीद हुए राष्ट्रपिता की छाया उसमें दिखती है, बापू की छाया दिखती है। किस तरह से भारत संत्रास से गुजर रहा था। मैंने उनके जुलूस का जिक्र किया, तो मुझे यह भी कहना जरूरी लग रहा है कि आज हमारे लिए फणीश्वरनाथ रेणु इन अर्थों में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस तरह उन्होंने भारत विभाजन को लेकर के, और जिस तरह मैला आंचल को, भारत की आज़ादी के ठीक बाद के प्रश्नों को उठाया था, उसमें रेखांकित किया था, आज फिर 80 साल बाद उस रचना का, आज उनके शताब्दी वर्ष पर हमारे लिए विशेष महत्व है। यूँ तो वो महत्वपूर्ण हमेशा रहे, लेकिन इस अवधि में, जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन जो भारतीय सामाजिक और सत्ता व्यवस्था है, जो सत्ता और समाज और संस्कृति हमारे देश में इस समय अपने प्रभाव के साथ है, उस समय में फणीश्वरनाथ रेणु हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसी मैला आंचल के साथ, उसी जुलूस के साथ, और तमाम इस तरह की। आज हम अपसंस्कृति की बात करते हैं, हम अश्लीलता की बात करते हैं। अश्लीलता और अपसंस्कृति की वो सारी बातें आपने देखा कि पलटू बाबू में भी है, पलटू बाबू रोड में भी है, और वो दूसरी उनकी कहानियों में भी है। रेणु की पहचान एक आंचलिक कथाकार में बनाई गई, लेकिन उन्होंने निम्न मध्यवर्गीय जीवन की त्रासदी, उसकी विडंबनाओं को भी बाकायदा रेखांकित किया है, और वो ज़्यादा गहरे यथार्थ के साथ, उस पीड़ा के साथ है, जिसमें कितने चौराहे का वर्णन आपके सामने आया। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जो लेखन है, जिस पर मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, एक और प्रसंग के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि फणीश्वरनाथ रेणु एक एक्टिविस्ट राइटर थे, और सिर्फ लेखक नहीं थे, वो प्रेमचंद की ही तरह से एक्टिविस्ट राइटर थे। प्रेमचंद आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। आपको पता होगा कि गांधी के साथ, गांधी के बाद गांधी जी से मुक्त होकर भी
प्रेमचंद का अपना काम था। वो बोल्शेविकों से भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जिस तरह से जो भी लिखा वो सब भी हमारे सामने है। उन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिया। तो आज हम जब देखते हैं तो रेणु भी इस रूप में दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने सोशलिस्ट मूवमेंट में हिस्सा लिया, उन्होंने जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया, वे जेल गए, उन्होंने चुनाव भी लड़ा। यानी जन संघर्ष में हिस्सेदारी उनके जीवन का एक उद्देश्य रहा। उनका जो अनुभव है, उनकी जो चेतना है, जिससे विकसित होकर के उनका कथा संसार हमारे सामने आता है, इन सबको केवल उन्होंने जीवन के अनुभव में ही नहीं देखा, अनुभव के साथ उन संघर्षों में देखा जिसको उन्होंने खुद भोगा था। तो फणीश्वरनाथ रेणु के साथ ये सारी बातें हमारे बीच में है और इसीलिए डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने जिन्हें एक लेख मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेमचंद के बाद की खाई को बांटने वाले लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। उनके बारे में निर्मल वर्मा की भी जो राय थी कि निर्मल वर्मा को हम एक सीमित दायरे में बांध करके न देखें, उन्हें इसी रूप में देखें। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि निर्मल वर्मा पर उनकी एक जो राय थी वो खास इस तरह से थी कि जिसके बारे में कहीं है। और निर्मल वर्मा को ऐसे रचनाकार जो नई कहानी आंदोलन और तमाम और सारी जो कथा लेखन की अपनी प्रवृत्तियां थी उनके, वहाँ से एक बदलते हुए समय समाज और संस्कृति को रेखांकित करने वाले नई कहानी के लेखक के रूप में निर्मल वर्मा थे। उन्होंने भी फणीश्वरनाथ रेणु को, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु को इस महत्वपूर्ण लेखक के रूप में सारे लोगों ने स्वीकार किया, चाहे वो अकादमिक संसार हो, चाहे वो आलोचना का संसार हो, सबने हुआ। लेकिन आज हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस अवसर पर कि जो एक समृद्ध लेखन, भारतीय साहित्य का जो एक समृद्ध लेखन रहा है जिसमें हिंदी का अपना एक अलग महत्व है, उनमें प्रेमचंद के बाद उस लोकप्रियता तक पहुंचने में, उस पाठकीय समाज तक पहुंचने में, जिसको रीडर रिस्पांस कहते हैं, जिसके लिए पाठकों का एक बड़ा समाज जिसे रिस्पांस दे रहा होता है, प्रेमचंद के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले कथाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। और आज इस मौके पर हमने उनको याद किया, हमने उन पर बातें की। इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए और रेणु जी के काम को आलोचना के दायित्व के हिसाब से हमारे मित्रों को, साथियों को, सबको उस पर ज़्यादा नए तरीके से काम करने की ज़रूरत है। उन्हें आंचलिक लेखक के, आंचलिक कथाकार के दायरे से ऊपर उठाने की ज़रूरत है। उन्हें सबाल्टर्न का एक लेखक व्याख्यायित करने की ज़रूरत है। उन्हें एक व्यापक भारतीय समाज का लेखक बताने की ज़रूरत है। वो एक स्थानीयता से वैश्विक चेतना का निर्माण करने वाले एक बड़े लेखक की तरह से हैं। जिस तरह हम प्रेमचंद को एक स्थानीय लेखक से एक विश्व चेतना के लेखक के रूप में देखते हैं, जिस तरह हमारे तमाम रचनाकार बाहर की दुनिया से, स्थानीय दुनिया से पूरे बृहत्तर संसार को प्रकाशित कर रहे होते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु में भी हमें वो खूबी दिखाई देती है, वो बड़ी बात दिखाई पड़ती है। हम प्रशस्त रचनाकार को, भारतीय समाज के इस प्रतिनिधि लेखक को, भारतीय साहित्य के इस विशिष्ट शिल्पी को सादर नमन करते हैं और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इन बातों को सुना और मुझे आपने अवसर दिया। आभार।